अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम ख़बरें और इन ख़बरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों की राय से पहले हम आज के मौज़ूआत का तारुफ़ आपसे करवाते चलें। बहुत सारे दोस्त अहबाब ने इस तरफ तवज्जो दिलाई और हमने भी देखा और सोशल मीडिया के ऊपर ये कल से टॉप ट्रेंड है, बल्कि टॉप 5 स्लॉट के अंदर 4 ट्रेंड ये है। 5वां पाकिस्तान आर्मी का रहा और ये जो है वो पाकिस्तान की एक मारूफ और खूबरू अदाकारा उज़्मा खान और उनकी बहन जो हैं उनका मामला है। और आज चूँकि उसके अंदर जो वकील बैरिस्टर अली इशफाक साहब पाकिस्तान के बहुत नामवर वकील हैं, मेरे वकील भी रहे हैं जी वो जी रिहा करवा के जो लाए थे। तो बैरिस्टर अली इशफाक साहब ने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने असल पहलू की तरफ इशारा किया कि एक प्राइवेट पार्टी, ये तो साइबर क्राइम का भी केस बनता है, ये आप उन बैरिस्टर अली इशफाक साहब को मुलाहिजा फरमा रहे हैं, प्राइवेट ट्रेस पासिंग का भी केस बनता है। और ज़ाहिर है अब मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इससे मज़ीद तबसरा तो नहीं किया जा सकता। हमने एडिटोरियल जजमेंट इस पर दी थी, इसलिए नहीं कि हमें किसी के प्लाटों का डर है या हम किसी कोई प्रॉपर्टी टाइकून के आगे कोई झुके हुए हैं। इस मामले के अंदर बेटियां इन्वॉल्व थीं दोनों साइड के ऊपर, और बेटियां सबकी साझी होती हैं, इसलिए हमने एडिटोरियल जजमेंट की और उसके तहत हमने कहा कि इस इशू को ऑन एयर नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज हमें किसी प्रॉपर्टी टाइकून का ना इस प्रोग्राम को, ना इस चैनल की इंतज़ामिया को, ना इस चैनल के मालिकान को कोई पार नहीं है। तो हम इसलिए अब भी रिस्ट्रेन इसीलिए कर रहे हैं कि चूँकि बच्चियों का मामला है और ज़ाहिर अभी ये साबित होना है कि कौन कसूरवार है या कौन नहीं है और किसकी ज़्यादती है, दोनों साइड के ऊपर, मैं किसी एक साइड की बात नहीं कर रहा, इसलिए हम इस पर रिस्ट्रेंट कर रहे हैं। तो हमें जो है वो बुज़दिली के ताने ना दिया जाए, तो आप वो बुज़दिली के ताने कहीं और दें, हमें कोई इश्तिहार भी नहीं मिलता, और अगर मिलता भी होता तो हमें कोई पार नहीं था। खैर, मैंने कहा ये बात क्लैरिफाई करनी बहुत ज़रूरी है ऑन द बिहाफ ऑफ द दिस प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाते हैं हम दूसरे अहम इशू की तरफ, और वो है लद्दाख का, जो आज का हमारा पहला मौजू है। भारत जो है चाइना जो है वो घुस आया है भारत के अंदर, आके उसने एक काफ़ी अंदर आके झील के किनारे के ऊपर अपने 5,000 से ज़ायद फ़ौजी जो हैं, वो ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरा ख्याल है 5,000 फ़ौजी काफ़ी ज़्यादा होते हैं जी। तो 5,000 से ज़ायद फ़ौजी ला के उसने ट्रकों समेत, और पीछे वो आर्टिलरी वगैरह भी नज़र आ रही है, और वो सारी चीज़ें ला के तो उसने खेमे लगा लिए। चूँकि इंडिया ने वहाँ पे, मेरा ख्याल है जो अब तक की इत्तलात हैं उनके मुताबिक, कोई डेवलपमेंट का काम शुरू किया था, कोई सड़क वड़क बनाने का, उसके ऊपर रिएक्शन आया। उसके ऊपर जो है वो रिक्वेस्ट हो रही है इंडिया की तरफ से, उस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं हो रही, तो वो लगता है ज़ाहिर है कि सामने को पावरफुल आ जाए तो फिर ऐसे बिहेव करना होता है। मेरा मतलब है कि जनरल बख्शी साहब वगैरह कहाँ हैं सारे, वो भारतीय जो इज़्ज़त और एहतराम जो है वो खाक में मिल रहा है, तो भाई जो उनके साथ ज़ुबान बोलते हो वो भी हमारे साथ ही बोल लिया करो। अब कहाँ गए वो सारे अर्नाब मुखर्जी, वो क्या है जी, अर्नाब गोस्वामी एंड कंपनी, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है इंटरनेशनली इंडिया की। तो चलिए, किसी के साथ तो हमारे जो भारतीय दोस्त हैं उन्होंने इंसानों की तरह बिहेव करना या इंसानों की तरह रहना सीखा, हमारे साथ तो नहीं रहे, वो 72 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए किसी के साथ तो उन्होंने सीखा। इस पे बात करेंगे, इसके पहलू क्या है, और इसके ऊपर जो है वो मीडिया में जो वॉर चल रही है, कभी ये ट्रेंड बनवाए जाते हैं कि तालिबान आ रहे हैं, और ये सारे जो हैं ये 5th जनरेशन वॉर क्या हो रही है, इसके ऊपर बात करें। और तीसरा हमारा मौजू जो है वो आज है यौम तकबीर, 28 मई 1998 के बाद, जो जब पाकिस्तान ने भारत के धमाकों के मुकाबले में धमाके किए, और जिसके नतीजे के अंदर हमने जो था साउथ एशिया के अंदर 2 नई न्यूक्लियर पावर जो थी वो रिकॉग्नाइज हुई, इंडिया ऑफ कोर्स और पाकिस्तान। क्या इन धमाकों से पाकिस्तान का जो दिफा है वो मजबूत हुआ, और अगर मजबूत हुआ तो फिर हमें रवायती हथियारों के अंदर हमारी प्रोक्योरमेंट कम हो जानी चाहिए थी, वो ज़्यादा हो गई, ज़्यादा बजट हमें एलोकेट करना पड़ गया दिफा के लिए। क्यों हुआ?
इसके ऊपर बात करेंगे। आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चले। ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजिया निगार हैं और आज ख़ास तौर पे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। और उनके साथ जनाब तशरीफ़ रखते हैं हमदम दरीना जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं और भारत में बहुत मकबूल है जी। ठीक है जी, बड़ा फीडबैक आता है वहाँ से। और हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे जनाब एसार राना साहब। आप ग्रुप एग्जेक्टिव एडिटर हैं रोज़नामा पाकिस्तान के। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज़ भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार और रेजिडेंट एडिटर रोज़नामा दिन इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया तमाम असहाब का। ब्रिगेडियर साहब, लद्दाख जो है ज़ाहिर है पहले भी एक जंग हुई थी 62 के अंदर, इसी महाज पे हुई थी। और अब फिर वहाँ पे जो है वो चाइनीज़ कहते हैं कि इंडिया की तरफ से पहले मुदाखलत हुई है क्योंकि उसने वहाँ पे इंस्टॉलेशन बनानी शुरू की हैं। और इंडियंस कहते हैं कि जी चाइना जो है वो फ़ौजें घुसाई हैं। एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है इस वक्त? बहुत बहुत शुक्रिया रज़ी साहब। असल में अगर आप इस मौजू को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डिस्कस करें तो इसके अंदर सिर्फ चाइना तो एक साइड पे, इसके अंदर फिर आपको नेपाल, भूटान, सिक्किम, तिब्बत, इन तमाम को भी, और उसके साथ साथ चाइना क्लेम करता है कि इंडिया के जो अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वो भी तिब्बत से बिलोंग करता है और उस पर भी चाइना का हक है। तो ये तो बहुत एक ऐसी टॉपिक है जिसके अंदर इंडिया की जो सुबकी है और इंडिया की पसपाई जो है वो हर लेवल पे आपको नज़र आएगी। लेकिन चूँकि इस तरफ स्पेसिफिकली लद्दाख के हिसाब से बात हो रही है तो आप पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कर ले, जो अनडिमार्केटेड बॉर्डर कर ले, जो 3448 किलोमीटर पर फैला हुआ है, वो है इंडिया और चाइना के दरमियान। और ये लद्दाख जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, ये वो जगह जब 1962 में जिस वक्त जंग हुई थी तो इंडिया चाइनीज़ फोर्सेस ने, आपको पता ही है कि वो कहाँ तक आ गई थी। उसके बाद उन्होंने जब रिट्रीट किया तो इस लद्दाख के अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने कि 20 किलोमीटर का इलाका छोड़ के वहाँ से पीछे आ गए थे जहाँ पे उन्होंने अपनी डिफेंस लाइन क्रिएट की थी। ठीक है। लेकिन उन्होंने ये वो जो इलाका था वो हमेशा उन्होंने क्लेम किया कि इलाका लद्दाख का जो है वो चाइना से बिलोंग करता है। इसी तरह इंडिया का एक नेपाल के साथ डिस्प्यूट है जो महाकाली नदी के साथ जो चलता है और उसके ऊपर कोई 87 किलोमीटर का एक पैच है जो इंडियन ने जो सड़क जो है वो नेपाल तामीर कर रहा है चाइना से लिंक करके वन बेल्ट वन रोड के कॉन्सेप्ट के तहत। ओके। और वो उस रोड के पैरेलल जा रही है जो रोड जो है जो इंडिया ने तामीर की है, और इस रोड की तामीर का ठेका भी इंडिया लेना चाहता था, लेकिन नेपाल ने कहा है कि हम ये रोड बजाते खुद तामीर करेंगे और हमारी फौज ये तामीर करेगी। इसके साथ साथ 1827 में जो नेपाल की जो सिबोली ट्रीटी हुई थी, जो मोनार्क ऑफ नेपाल और जो अपना ब्रिटिश राज जो था उस ज़माने में, उनके दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें नेपाल, ईस्टर्न नेपाल और वेस्टर्न नेपाल का जो डिवीज़न थी बॉर्डर की वो की गई थी। अब नेपाल ने जो नया नक्शा जारी किया है वो नया नहीं है, वो उसी सिबोली ट्रीटी पे जिस पे इंडिया ने उनको जो इलाका इस नदी के जो अपना नॉर्थ में जो एलोकेट किया था, जो नेपाल की बाउंड्री बनती थी और जो ऊपर जाके चाइना से मिलती है, वहाँ तक का नक्शा उन्होंने जारी कर दिया। अब ये लद्दाख के ऊपर लद्दाख की पोजीशन क्या थी वह अगर बड़ा ब्रीफली देखें और इसकी एक ही पॉइंट अगर अपने आप जहन में रखें, वो ये थी कि जब आर्टिकल 370 इंपोज किया था तो कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया गया था। और कश्मीर के साथ लद्दाख का इलाका जहाँ पे जाके इंडिया की अपने चाइना के साथ इंडिया कश्मीर की सरहद मिलती है, और लद्दाख के साथ जो पिन पॉइंट होता है, क्योंकि जब आप NJ 9840 जो कराकोरम पास की तरफ जाती है जहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर शुरू होता है, ये एक्सेस वहां तक आता है। अब जब वहां पे आर्टिकल 370 इंडिया ने रिवोक कर दिया, आर्टिकल 370 जब साइन हुआ था तो उस ये हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था जब इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किया था, जिसको P5 के जो मेंबर्स हैं, परमानेंट 5 मेंबर्स जो हैं, जिसमें चाइना इज वन ऑफ द चाइना वाज वन ऑफ द सिग्नेटरी ऑफ दैट आर्टिकल 370। ठीक हो गया, ठीक है ना। अब जब इंडिया ने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी करार दे दिया, पहले चाइना वहां पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था, इंटरफेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि चाइना ने वो करारदाद साइन की हुई थी 370 और वो स्पेशल उसका स्टेटस था, स्पेशल स्टेटस। अब वो खत्म हो गया, इंडिया ने खुद ही खत्म कर दिया। अब जब खत्म कर दिया तो लद्दाख का वो इलाका नेचुरली चाइना ने क्लेम करना था। ठीक है,
ठीक है, यानी इंडिया हमें वट्टा मारते मारते पीछे इट खा बैठ। अब वो जब इलाका चाइना ने क्लेम किया, इसीलिए वहां पे अब देखिए ना, इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने परसों विजिट किया अपना 14 कोर हेडक्वार्टर का, अनअनाउंस्ड विजिट किया उसने, किसी को पता नहीं है कि वो वहां विजिट करके आया और टॉप कमांडर से मिला। इंडिया हर चीज को छुपा रहा है। ये बिपिन रावत साहब या जी नहीं, बिपिन रावत डिफेंस साहब है जो मार्वेल, वो जो इंडियन चीफ है, उनका जहन नाम, उन्होंने विजिट किया। अब बात यह है कि अब इंडिया ने क्या किया, ले के ऊपर उन्होंने एक एडिशनल एयरफील्ड तामीर किया, वहां लाके उन्होंने अपने वो अपना जो है वो एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर दिए। जो फिर इंडिया जो है वहां पे उस इलाके में, चाहे वहां सड़क भी बनाना चाहता, वहां वो कैंप भी लगाता, वहां वो पेट्रोलिंग भी करते थे। तो 5 मई, अब ये जो इलाका बनता है ना, इसमें 2-3 चीजें हैं, एक है गवलान, एक है पेंगोंग तसाऊ, एक है अपना एक पास है जो 14,000 फीट के ऊपर वो ये जो इलाका बनता है, इसके ऊपर उन्होंने इंडियंस को 5 मई को भी उनकी लड़ाई हुई, 9 मई को भी उनकी लड़ाई हुई, जिसपे उन्होंने इंडिया को पेट्रोलिंग करने से बाज रखना चाहा। और आपको पता है फिर दोनों 150 सोल्जर उनके थे, दोनों के दौरान स्टोन थ्रोइंग भी हुई। और ये इलाका हमेशा से ये जो इलाका है ना, ये कन्फ्रंटेशन का बाइस हमेशा से रहा है। लेकिन इसके ऊपर फिजिकल कोई हुई, इसलिए कि चाइना रेस्ट्रेंट क्यों कर रहा था कि लद्दाख की एक टेक्निकल पोजीशन थी जो आर्टिकल 370 से ओरिजिनेट, तो चाइना उस इंटरनेशनल ट्रीटी को वायलेट नहीं करना चाहता। अब ना वो ट्रीटी रही, ना वो चीज रही, तो वो यूनियन कैटेगरी में किस तरह कन्वर्ट होने देगा? वो उसका इलाका है, वो उस इलाके को क्लेम करता है, वो इलाका उसके पास था, वो बजाते खुद, बल्कि यहां तक है, चाइना तो यहां तक गया था 1959 में, उन्होंने चाइनीज ने एक नेहरू का खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वहां LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल। उन्होंने कहा जी इस LAC को जो है ना पीस लाइन डिक्लेयर कर दिया जाए, तो नेहरू साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद आपको याद है कि अभी अपना नरेंद्र मोदी की भी मीटिंग हुई थी। अब तो चाइनीज ने कैटेगोरिकली बता दिया कि ये तमाम, क्योंकि वहां पे चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, डिफेंस इंटरेस्ट तो है ही है, लेकिन उनके इकोनॉमिक, और वो वन बेल्ट वन रोड नेपाल के साथ भी जाके चुके मिल रहा है, तो इसमें चाइना कभी ये नहीं चाहेगा कि वो इलाका जो उसके पास रहा है उसको किसी तरह भी इंडिया अपने अंदर जम कर ले। इसार राणा साहब, आप हमारे साथ ही है ना? जी, मैं हमेशा आपके साथ। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। इसार राणा साहब, जोड़ी सहूलत चाइना को दस्तयाब है कि वहाँ पे वो धक्के दे लेते हैं, वट्टे मार लेते हैं एक दूसरे को, गालियाँ दे लेते हैं, लेकिन गोली नहीं चलाते। यार ये सहूलत हमें क्यों नहीं दस्तयाब हो सकती इंडिया के साथ, कि इतनी जो कैजुअलिटीज़ होती हैं, इतने हमारे लोग शहीद होते हैं, इतने सिविलियन जो है उनके ऊपर बमबारी की जाती है, तो हम भी यहाँ पे अगर हथियार ले लें और इंडिया भी ले ले, तो धक्के शक्के मार के हम लड़ाई कर लिया करें, क्या ख्याल है? बार्ड वायर फेंस है ना, वो वहाँ नहीं लगी। जो सहूलत हमें हासिल है भारत से, वो चीन को नहीं है। हमारे तो माशाल्लाह यहाँ से लोग वहाँ जाके ट्रेनिंग लेके आते हैं और आके पाकिस्तान में तकरीरियाँ कर रहे हैं, और फिर उनके लोग यहाँ पे बड़े आसानी से पेनिट्रेट करके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दियाँ करवाते हैं। फिर ये कि हमारे बहुत सारे खुद उनके जनरल ने एतराज़ किया कि बहुत सारे सहाफ़ी भी उनके पेरोल पे हैं जो उनकी बोली बोलते हैं। तो हम धक्के शक्के से तो आगे, हम तो पप्पी जत्थी से के स्टेज के ऊपर हैं उनके साथ। अच्छा। तो धक्के वक्के तो वहाँ होते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं फासले बहुत ज्यादा, हमारे इंडिया के साथ बहुत करीबी फासले हैं। इंडिया को पता है कि वो चीन की जो सरहदें हैं उनमें नहीं घुस सकता, ना इंडिया में उतने पीले ना फीमे कि वो शामिल हो जाएं। हमारे साथ अलमिया ये है कि हमारे भारत ने पहले दिन से हमें तस्लीम ही नहीं किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे और उनके दरमियान अब तक 2-3 पूरे जंगें भी हो चुकी हैं। एक ऐसी जंग भी हुई जिसका उनके मौजूदा वजीर आजम, दहशतगर्द वजीर आजम ने एतराज किया कि वो सकूत ढाका के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा था। तो हमारे साथ उनके ताल्लुकात और मामला जो है ना वो किसी और तरफ है। हमारे और उनके दरमियान, दोनों के दरमियान जो है ना हमारी अनाएं और हमारी गैरत जो है वो स्टैंड करती है। हम शायद चाइनीज के साथ धक्के शक्कों से भी आगे हैं, हम उनके एक नज़र के ऊपर वो और हमारी नज़र पे हम एक दूसरे को बहुत सारी जगहों पर राहदारी दे देते हैं, लेकिन भारत से इस तरह का मामला नहीं है। लेकिन अभी जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की है कि वो जो कहते हैं ना कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया,
ये जो उसने कश्मीर को हड़प करने के लिए भारत में किया, उसका खमियाजा उसे लद्दाख में भुगतना पड़ेगा। और फिर ये कि स्ट्रेटेजिकली देखें तो जो क्या कहते हैं सी पैक है, भारत की को ये अंदाजा था कि सी पैक का सबसे कमजोर पॉइंट जो है वो ये वाला पोर्शन है, जहाँ उसने बड़ी तेजी से तामीरात की, सड़क की, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बड़ा अहम रोल जो है वो आ जाता है। क्या कहते हैं ये अपना कौन सा मुल्क है जिसके फौज ने अब खुद तामीरात शुरू की है? वो चीन है जी, नेपाल जी। हाँ नेपाल, सॉरी मेरी ना जरा बुढ़ापे की वजह से याददाश्त कमजोर हो गई है। तो नेपाल ने इस वक्त किया फैसला कुन किरदार, और वो जाके खड़ा हो गया चीन के साथ। पहले वो भारत के इन्फ्लुएंस में रहा है किसी दौर में, लेकिन अब वो पूरी तरह चीन के साथ खड़ा है। और आप ये देखें कि मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि जैसे ही कोरोना की जंग ठंडी होगी, दुनिया के अंदर एक तीसरी आलमी जंग जो है वो मुसल्लत कर दी जाएगी, या उसके बाद साए लहराने लगेंगे। और चीन के साथ अमेरिका ने जब भी पंगा लेना है वो थ्रू पाकिस्तानी बॉर्डर्स के थ्रू नहीं आ सकता, उसमें कुछ सॉफ्ट बॉर्डर तलाश करना है जहाँ से छेड़छाड़ हो। और भारत इस टाइम उसका जो है उजरती कातिल है इस खित्ते के अंदर। तो ये सारा कुछ गेम जो है ये किसी और तरह बन रही है, लेकिन चीन को अब भारत को इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि हम तो उन्हें चपेड़े मारते हैं, हम उन्हें ठुड्डे भी मारते हैं, ये जो चीनी है ये उन्हें था भी मार देंगे। तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि कशीदगी बढ़ेगी। हमारी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का मैं अब नाम नहीं वो प्रॉपर कहना चाहता, लेकिन आप देखें हमारे हाईएफ्स भी पिछले 10 दिन में 15 दिन में वहां का दौरा कर चुके हैं और जाके सारी चीजें देख के आए हैं। यानी हम भी अलर्ट है इस मामले में। ये जो हमने उनका कल वो गिराया था छोटा जहाज, वो एवे नहीं गिराया था, ये सारा इस खित्ते के अंदर भारत बड़ी तेजी से अमेरिका और वो इसराइल के कहने के ऊपर एक कशीदगी सतह पे ले जाना चाहता है, जहाँ से अमेरिका को मुदाखलत की का मौका मिल। देखे ना अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। ये मियाँ बीवी के दरमियान से 2 पांडे खड़के ने थे, अमेरिका ने कहा मैं सालसी कराऊंगा। तो भाई तेरा क्या ताल्लुक है सालसी कराने का? तू जाके अपनी जेडी दीवार है ये उन्होंने ठीक करा, जेडी तू कदे ढा देना कदे पैसे न बनवा लेना। तो ये सारा कुछ ये इस खित्ते के अंदर छेड़छाड़ का एक रास्ता है बस। जी बिल्कुल ठीक है। अभी हम मुमताज भट्टी साहब की तरफ जा रहे हैं। भट्टी साहब, अब जनाब वो भारतीय जो हैं उनके सोशल मीडिया के ऊपर भी, और कि जनाब मनीषा कोइराला को हम पालते रहे हैं और अब जनाब नेपाल हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। कल को कितने अदनान समीदा भी सानू यार ताना ना दे देन, वो आपकी जर्नलिस्ट कुलीग है, आजकल जनरल कैप्टन अमरिंदर सिंह की बीवी बनी हुई है, उसका भी तो ताना हमें ना मिल जाए कल को जब हमारा पड्डा हो। क्या ख्याल है? नहीं रिजवान साहब, देखिए एक तो हम बड़ा मिसकैलकुलेट करते हैं चीज़ों को। पहली बात यह कि अमेरिका के अंदर इसमें इंडिया के अंदर जो लोग स्ट्रेटजिक इश्यूज़ के ऊपर लिखते हैं वो मुसलसल जो है वो इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं मोदी की पॉलिसी को। और उन्होंने ये जो हुआ है लद्दाख का मामला, इसके ऊपर अमेरिका के ऊपर भी तनकीद की है। ट्रंप का जो ट्वीट हुआ है उसको तनकीद का निशाना बनाया है कि जनाब ये क्या कह रहे हैं कि हम सालसी, बजाय इसके कि ये मुज़म्मती बयान देते तो इन्होंने तो एक न्यूट्रल सी स्टेटमेंट दे दी है। पहली बात ये कि हम अपनी जगह पे ही देखें, हमारे मुल्क में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की भरमार है। हम अपने तौर पे ही ये तहिया कर लेते हैं, तय करके बैठ जाते हैं कि अमेरिका चीन के साथ लड़ना चाहता है और इंडिया जो है वो चीन के साथ लड़ना चाहता है। ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं है। देखिए चीन के साथ लड़ने का फिल वक्त इनका बिल्कुल कोई इंडिया का इस स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती। अगर आप वहाँ भी देखें तो ये कोई ऐसी झड़प नहीं हुई जिसमें बड़ी मारामारी हो गई हो और दोनों तरफ से जो है वो लोग मारे गए हों, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। वहाँ पे वो डिसआर्म्ड हैं लोग। ये ज़रूर गए हैं जो भारतीय आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवान, वहाँ पे वो अपने लोगों का यकीनन हौसला बढ़ाने गए होंगे अपने फौजियों का, क्योंकि थोड़ा बहुत लितर पौला तो बारकैफ हो गया था। तो ये सिकम से ये शुरू हुआ था। ये को बहुत कन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता मुझे। बीइंग अ डिफेंस रिपोर्टर ये मामला को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा चीन और इंडिया के दरमियान। इंडिया को इस वक्त पता है वो फोकस हैं वो कश्मीर के अंदर जो है वो अपनी जो उनके नापाक अज़ाइम हैं
उनको पूरा करना चाहते हैं। वहाँ से नौजवानों को उठा उठा कर कत्ल किया जा रहा है और वहाँ पे फुली वो एंगेज्ड है। और इस मौके के ऊपर कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि एक और फ्रंट खोल के वो, और फिर चीन के साथ फ्रंट खोल के किसी नई मुसीबत में जो है वो पड़ें। देखिए, अगर आप ये सवाल जब उठाते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो सलूक है चीन के मुकाबले में कुछ और है, तो उसकी बुनियादी वजह आपके साथ भी सलूक ठीक हो। अगर आपकी इकॉनमी जो है वो इस वक्त देखें ना, इस वक्त चीन जो है वो एक इस रीजन की बड़ी ताकत है और उसके साथ फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो रीजन के ममालिक के वाबस्ता हो चुके हुए हैं। और सबको ये नज़र आ रहा है, इंडिया समेत तमाम ममालिक को, कि जी वो बिल्कुल चीन को आइसोलेट करके या उसके साथ तजारती रवाबत ख़त्म करके इकनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर सकते, इवन के अमेरिका भी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ हम मद्देनज़र नहीं रखते। हम माइनस इकॉनमी के अंदर बैठकर जो है वो बात करते हैं कि जी भारत हमारे साथ बातचीत करे। तो चीन ने तो पहले अपने आप को ग्रो किया, उन्होंने साइंसी बुनियादों के ऊपर अपने डिफेंस को जो है वो उस्तवार किया, अपनी इकॉनमी को ग्रो किया, अपने जो वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट थे उनको ख़त्म किया, और फिर वहाँ पे एक इकनॉमिक लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि वहाँ पे रिकॉर्ड है ये दुनिया में कि खत्े गुर्बत से जो नीचे अफराद थे सबसे बड़ी तादाद जो है वहाँ पे अपलिफ्ट की उन्होंने। तो ये वो फैक्टर्स हैं। अच्छा, रह गई बात नेपाल की। ये नेपाल एक टोटल डिफरेंट मामला है। चीन और भारत के कॉन्फ्लिक्ट के निस्बत नेपाल के अंदर हमेशा से राह का एक बड़ा मजबूत नेटवर्क रहा। सेकंड होम स्टेशन उसको वो गिना करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये असर रसूख ख़त्म हुआ। इसमें जो है वो इन्फ्लुएंस कुछ हमारे इदारों ने भी काम किया, खुद चीन ने काम किया, और चीन के साथ उनका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट जब से अटैच हुआ और उनको नज़र आ रहा है कि वो चीन के साथ जो है वो लग के अपने मईशत को बेहतर बना सकते हैं, तो उनका एक इंटरेस्ट चेंज हुआ। और कुछ भारत से वहाँ पे गलतियाँ हुई उनके तोड़ फोड़ के अंदर, या जो लोग वहाँ पे मरवाए गए थे, उसके बाद से इंडिया का इन्फ्लुएंस वहाँ से ऑलमोस्ट अब उस तरह का नहीं है जैसा कि आज से 2-4-5 साल कबल था। तो वहाँ पे एक बैलेंस पावर या एक इस तरह की लड़ाई ज़रूर, इंटेलिजेंस जिसे आप कह सकते हैं, प्रॉक्सी वार, वो पहले भी रहती थी, अब भी मौजूद है। लेकिन चीन के साथ ये जो मामला तनाज़ा है इनका, इंडिया का, वो मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। भट्टी साहब, दूसरे भट्टी साहब की हमारे साथ उनका जेन्युइन, देखें हमारे साथ उनके साथ जेन्युइन कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर है, और जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता उस वक्त तक हमारा तनाज़ा तो रहेगा। हमारे तनाज़े को उस तनाजुर में नहीं देखा जा सकता चीन के ऊपर। लेकिन असलान भट्टी साहब, आज चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने चाइनीज़ फ़ौज को हमले के लिए तैयार रहने का कहा है। चाइनीज़ नॉर्मली ऐसे करते नहीं हैं, वो बहुत तहम्मुल के साथ बात करते हैं। तो मुमताज़ भट्टी साहब की बात में बड़ा वज़न है उन्होंने जो बात की है। लेकिन मैंने कहा एक दूसरा पहलू उसका ये भी है कि चाइनीज़ शी जिनपिंग साहब जो हैं वो द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड है इस वक्त, राइट नाउ। दुनिया की 40% इकानमी जो है वो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पे उनके ज़ेर असर है। तो आज उन्होंने कहा है जी जंग के लिए तैयार रहने को। रईस साहब, देखें बात यह है कि बिल्कुल प्रेसिडेंट शी ने आज कहा है, मैंने भी पढ़ी ये खबर, उन्होंने कहा जी कि अपनी आर्मी जितनी भी फोर्सेस हैं वो तैयार रहें, किसी भी वक्त वो उनको ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन इसकी दूसरा पहलू ये है कि जो भारत है उसको आदत है कि छोटे छोटे पंगे लेने की, हर जगह पंगा ले लेता है। इस दफ़ा उसका जो वास्ता है वो ज़रा पड़ गया बड़े लोगों के साथ। वो अगला ज़्यादा थोड़ा सा उनसे बेहतर इक्विप्ड है, बेहतर लोग हैं, वो बड़ा दादा निकल आया। उन्होंने कहा कि तेरी ऐसी थी तैसी, उन्होंने कुटा। वो शुरू में जब फुटेज आई तो हमने ये लगता था जैसे मक्खियां सी हैं कोई, तो बाद में पता चला कि वो इंडियंस को मार पड़ रही है और चाइनीज उनको मार रहे हैं। अच्छा। और बाकायदा उन्होंने अच्छे खासी उनकी तवाज़ो की है, उनके मुँह अच्छी तरह उन्होंने सेंक दिए। हमारे साथ मसला ये है कि हमारे साथ वो बात जो है ना वो करते हैं गोली की ज़ुबान पे, तो हम इसलिए उनको गोली की ज़ुबान में जवाब देते हैं। सीधी सी बात है, उन्होंने कभी हमारे से बात ही नहीं की इस तरह की। और हमारा ये है कि हमारे से पंगा वो इसलिए लेता है कि उनको पता है कि जी ये हमारे तकरीबन बराबर ही हैं, जज्बा हमारा बहुत ज़्यादा है उनसे, लेकिन फ़ौज के हिसाब से अगर देखें वज़न तो वो तकरीबन उनका हमारा बराबर ही आ जाता है। तो वो इधर आके थोड़े से जो है वो थोड़े से बदमाश बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बदमाशी हर दफ़ा हमने निकाली है, अल्लाह के हुक्म से आइंदा भी निकाल देंगे। लेकिन इस दफ़ा जो लद्दाख में जो कुछ उन्होंने किया है वो चाइना के साथ उनको पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। द रीज़न इज़ कि चाइनीज़ जो हैं वो कमिटेड लोग हैं, उनका और तरह का हिसाब किताब है, वो पाकिस्तानी नहीं है
ना ही यहाँ पे उस तरह के मसाइल हैं, ना ही उस तरह के। लेकिन भट्टी साहब, हमारी तो मुश्किल से $5 बिलियन की चाइना के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, अगर ट्रेड की बात कर लें, और हम 15 तक ले जाने का ख्वाब देख रहे जी हैं। जी। इंडिया की और चाइना की जो बाहमी ट्रेड है वो $80 बिलियन से क्रॉस कर गई थी 2-3 साल पहले, अब तो वो 110 प्लस के ऊपर कहीं है। भाई साहब देखें, इसमें मैं यार आपको उनके आपस में रिलेशन भी हैं, और बहुत सारे चाइना टाउन हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे चाइनीज जाके आबाद हुए हैं। आई मीन अगर इस हवाले से देखा जाए तो उनको तो लड़ना वैसे भी वारा नहीं खाता आपस में। अरे साहब, इंडिया को वारा नहीं खाएगा कभी भी। मैं आपको बता दूं, चाइना के लिए मसला नहीं है। चाइना तो देखे ना, अगर नेपाल की वो सड़क जो 1 बेल्ट 1 रोड के ऊपर बना रहे हैं, उसको तो एक नई मार्केट मिल रही है वहां से, छोटी जरूर है लेकिन बहुत काफी है, वो उधर कर लेगा। पाकिस्तान के थ्रू ये जो आपका सी पैक है, ये भारत को क्यों खटकता है? इसीलिए खटकता है कि उसमें देखें। एक चीज कहना चाहूंगा जी प्लीज, और रखिएगा, ये जो कन्फ्लिक्ट है ना, ये पाकिस्तान को बहुत असर करेगा, इवन इफ देयर इज नो वॉर। हम नहीं चाहते कि जंग हो, हमें ये एनालाइज करना है, हमारा जो बेसिक मकसद आप डिप्लोमेटिक फ्रंट की बात करें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ डिप्लोमेटिक फ्रंट इज अनदर थिंग। हमें ये एनालाइज करना है कि जहाँ पे इस वक्त इंडियन फोर्सेज बैठी हैं और जहाँ पे इस वक्त चाइनीज फोर्सेज बैठी हैं, और जिस तरह वो लाइन अब जब खींचते हैं तो वो कराकोरम पास तक आती है। ठीक है। अब जब वहाँ पे चाइनीज उसको क्लेम कर रहे हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इंडियन डिफेंसिव में हैं, तो उसका आउटराइट फायदा हमारी जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट उसको होता है। हमारी तो भाड़ में जाए, जंग करें या ना करें। हमें ये देखना है, हमारा एनालिसिस ठीक हो गया। इस तमाम कन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट अब जहाँ इकोनॉमिकली आपने कहा, तो चाइना का जो जीडीपी है, इट इज 5 टाइम्स ऑफ द इंडियन जीडीपी। ऑफ कोर्स, ठीक है ना, $261.1 ट्रिलियन का उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर है। इंडिया का क्या है, 61.1 बिलियन है। तो ये कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन ये है कि जिस ज्योग्राफिकल पोजीशन पे वो बैठे हैं और जिस तरह खित्ते के छोटे ममालिक इंडिया के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और जिस तरह नेपाल की जो असेंबली है उसके अंदर जो करारदाद पास हुई है और जो उन्होंने लेटेस्ट मैप, तो इसका तमाम इम्पैक्ट आपके ऊपर स्ट्रेटेजिकली टैक्टिकली क्या हो रहा है, हमारा ये सोच है। हमें बेनिफिट मिलेगा, हमें बाकी उस लड़ाई में अपना छीका टूटेगा भाई। नहीं, लेकिन बात यह है, देखें, इंडिया को एक बात समझ लेनी चाहिए, पंगा वो चाहे चाइना से ले या वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान से ले, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा और पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा होगा, तो ये फ़ायदा तो होगा, लेकिन नुकसान सिर्फ इंडिया का होगा। इंडिया को जरा सोच समझ लेना चाहिए। भारत में अभी भी कुछ समझदार लोग मौजूद हैं जो उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म साहब कमाल है, काफ़ी तादाद है, काफ़ी है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब चूंकि वहाँ के वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता, उन्होंने पत्थर उठाया, मारा, आगे से वो जिस तरह आपने कहा जी कि पीछे से कमाल का एक बड़ी सारी ईंट आई है, वो रोबड़ा भी डाल दिया उन्होंने, और अब वो उसको पट्टी पुट्टी कराएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। अगर अमन से रहना सीख लें तो शायद पूरा खिता जो है वो एक यकसा तरक्की पे आ जाए। शोएब बिन अजीज साहब हमारे बहुत अजीज बुजुर्ग हैं, आजकल रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। उनका एक शेर है कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। प्रोग्राम में फिलहाल वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। 28 मई का दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, और ज़ाहिर है उससे कुछ अर्सा पहले इंडिया भी कर चुका हुआ था, और हमने ये सोचा था ब्रिगेड साहब कि इसके बाद हमारा डिफेंस जो है वो सिक्योर हो गया और हमें ट्रेडिशनल जो स्पेंडिंग्स हैं उसके अंदर से कोई फिजिकल स्पेस मिलेगी तो हम कर सकेंगे। लेकिन हमारे ट्रेडिशनल जो उसके अंदर इजाफा हुआ जी, हमें JF थंडर की तरफ जाना पड़ गया। हम जो हैं वो अब नेवी को अपनी को मजबूत कर रहे हैं, उसके अंदर नई वो डाल रहे हैं। तो मेरे जैसा एक आम आदमी जो है, जो कि डिफेंस ना रिपोर्टिंग की है, जिसने ना डिफेंस से रिलेटेड है, वो ये सवाल करना चाहता है कि क्या फिर हमारा वो जो न्यूक्लियर आर्सनल जो था वो बेकार गया जी? बात यह है कि बहुत ही मुख्तसर वक्त है, उसमें सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका के पास भी हमारे से ज़्यादा हथियार है। बिल्कुल है, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी डेवलपमेंट डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, तैयारे भी बनाता है, गन भी बनाता है, लोगों को भेजता है। उसकी अपनी फौज जो इक्विप है, वो अगर आप उसके न्यूक्लियर एसेट निकाल दें तो उसके पास वो हथियार है जो आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 50 से ज़ायद उसके तो बहरी, और अफगानिस्तान में वो न्यूक्लियर पार होते हुए शिकस्त खा गई।
वियतनाम में उन्होंने वियतकांग ने उनको इतना मारा कि बकरी बिल्ली बना के रख दिया उनको। इसी तरह रशिया के पास देखिए बहुत सारे डिफेंस प्रोडक्शन क्या है, लेकिन रशिया के पास कन्वेंशनल आर्मी भी बहुत स्ट्रांग है। असल में जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, उनके पास उनकी कन्वेंशनल आर्मी बड़ी स्ट्रांग। असल में न्यूक्लियर पॉलिसी, यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एसेट्स, यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो होता है वो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है कन्वेंशनल वॉर या कन्वेंशनल वेपन्स के मुकाबले। सही। आपका इंडिया, अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम कम फेंका था जब वर्ल्ड वॉर जो थी कितना अरसा चल चुकी थी और आखिरी स्टेज आई थी एंड जापानीज को वो दबाना चाहते थे। यानी हर मुल्क का, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो जापान है, चाहे वो कोई भी, हर मुल्क का, जापान के पास तो न्यूक्लियर वेपन नहीं है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो रशिया है, हर मुल्क का एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड होता है। न्यूक्लियर बड़े बड़े मतलब लेमैन लैंग्वेज में मैं कहूँ, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि मुल्क ये सोचता है कि मैं किस वक्त तक कन्वेंशनल जंग लड़ूंगा और किस मौके पे मेरे ऐसे एसेट्स को खतरा हो जाएगा, अगर मैं उनको ना रोक सका तो फिर मैं इस हथियार को इस्तेमाल करूंगा ताकि रिट्रीटिंग आर्मी, एडवांसिंग आर्मी जो है उसको मैं काबू कर सकूं। क्या ये इंडिया की सोच हो या, और वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है वो डिफाइन किया जाता है कन्वेंशनल जंग के कंजक्शन के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। तो ये हो नहीं सकता कि आपने एक एटम बम या 10 एटम, अब देखिए इस एटम बम के बाद आपके पास क्या हुआ, इस एटम बम के एक्सपेरिमेंट के बाद आपके पास शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन आए, आपके पास लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन आए। अगर न इसके बाद इंडिया ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाई तो उसको आपने कट ऑफ करने के लिए शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन बनाए, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाए, जिसकी बहुत सारी तादाद है। तो ये एक ऑनगोइंग जंग का प्रोसेस होता है। इसमें ज़रूरी होता है कि जब पहली जो बुलेट फायर होगी ना, अगर खुदा ना करे दो मुल्कों के दरमियान जंग हो, तो पहली जो गोली फायर होगी वो राइफल की गोली होगी या मशीन गन की गोली होगी या आर्टिलरी का गोला होगा। अच्छा। और वो जो है वो चलता रहेगा, उसमें कुछ ट्रुप्स एडवांस करेंगे, कुछ रिट्रीट करेंगे, एक जगह पे आप कैप्चर करेंगे, एक जगह से आप पीछे हटेंगे, कहीं दुश्मन आगे। ये कन्वेंशनल लड़ाई जो है ये स्टेज तक चलती रहेगी। और उसके लिए फिर ये होता है, जैसे अगर आप अपनी एक मुशर्रफ के ज़माने में एक स्टैंड ऑफ हुआ था जब इंडिया ने अपने जंग भी अपना वो गांव भी खाली करा लिए थे 40 किलोमीटर्स के इलाके में, और उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपने ट्रुप्स मूव किए थे, इंडिया ने भी अपने ट्रुप्स मूव किए थे। इसी तरह जनरल ज़िया-उल-हक के ज़माने में अगर आपको याद हो तो एक एस्केलेशन हुई थी जब जनरल ज़िया-उल-हक क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए गए थे राजीव गांधी के पास, और उनके राजीव गांधी के जो सेक्रेटरी ने किताब लिखी है उसका एक कोट पढ़ने वाला आपने ज़रूर पढ़ा होगा। बिल्कुल। उसने कहा था कि जी ज़िया-उल-हक ने कहा कि भाई पाकिस्तान, दुनिया में बहुत सारे मुसलमान ममालिक हैं, अगर हम मर भी गए तो मुसलमान ममालिक रहेंगे, दुनिया में एक ही मुल्क है जो हिंदुत्व पे या सैफरॉन टेररिज्म पे, तो हम आपका तो पट्टा बिठा देंगे। हाँ। तो उसके बाद फिर कहते हैं राजीव गांधी है, वो सेक्रेटरी लिखता है आई शिवर्ड एंड ज़िया-उल-हक, उसके बाद हंसे। और तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो होते हैं ये एक इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने कन्वेंशनल वेपन्स की डेवलपमेंट को रोक दें। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, मुमताज भट्टी साहब, ਅੱਧੀ ਚਟਾਕ ਦਾ ਤੇ ਪਾਈਆ ਦਾ भी ਹੁਣ ਤੇ ਹੈਗਾ ना बम साढ़े को, तो लेकिन इतने होने के बावजूद भी हम जो हैं वो यरके हुए हैं, लड़े हुए, डर के रहते हैं इस इलाके के अंदर कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो एबटाबाद में आते हैं, वापस भी चले जाते हैं, सानू पता ही नहीं लगता सर। ये रज़ान साहब, ये लतीफ़ों की हद तक तो बातें ठीक होती हैं। जैसे आज किसी ने चलाया हुआ था कि 20 साल सोशल मीडिया के ऊपर के 20 साल हो गए हैं हमारे एटम बम, तू चलना कब सीखेगा। ये लतीफ़ों की हद तक ये होता है। देखिए बेसिकली आपके जो न्यूक्लियर वेपन है ना, एटम समेत, ये बुनियादी तौर पे आपके अब पॉलिटिकल वेपन है, ये वार वेपन नहीं है। आप इसको पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए यूज़ करते हैं और आपका जो मिनिमम डेटरेंस होता है कि जी अगर हमारा सर्वाइवल नहीं होगा तो फिर बचेंगे आप भी नहीं। ये अब इसके लिए इसलिए नहीं रह गया। देखिए दुनिया के डायनेमिक्स आप सारे देखें ना, चेंज हो गई है। फिजिकल वार का ज़माना अब जो अमेरिका ने भी कर ली और जो आखिरी सबक सीखा है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद किसी फिजिकल वार के अंदर ये उस तरह से जाएंगे जल्दी। तो इसको इसी पैराए में देखा करें। अब कौम जज्बाती है, कौम का क्या करें। फिर शेख रशीद जैसे लीडर है हमारे, वो कहते हैं इधर से चलाओ उधर मारो, लेकिन बेसिकली ये हमारा डेटरेंस है, ये हमारी सेफ्टी पिन है बेसिक, यानी हमारी ये इसके ऊपर मैक्सिमम बात हम ये करते हैं कि अगर हमारी सर्वाइवल को खतरा हुआ तो फिर फाइनली हम ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके ऊपर रोज बयानात देने के हम ये पाकिस्तान के लिए कोई फायदा मंद चीज़ नहीं है।
पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, पहले दुनिया यही देखे, रिस्पॉन्सिबल स्टेट है तो हम ये रोज टक बर्दाश्त कर रहे हैं ना, और कर रहे हैं, जैसे वो करते हैं वैसे हम भी जवाब दे देते हैं। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है गैर मोहतात बात करनी वैसे ही पाकिस्तान के हक में नहीं जाती, तो मेरा ख्याल है इसको इसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए। ठीक है, ये जो मैं बात करने लगा हूँ इसको इसार राना ही अप्रिशिएट कर सकता है। इसार राना साहब 22 साल हो गए, एटम बम ने चलना तो सीखा नहीं, लेकिन बच्चे देने शुरू कर दिए। अब पाइया का भी एटम बम है, आधा किलो का भी है, तो मेरा मतलब है चले किसी तरफ तो डेवलपमेंट हुई ना यार। सर एक तो आप ना प्रोड्यूसर से कहें कि मुझे म्यूट ना किया करे, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे कान पे लाके मैं सब घंटा सुनना, या जब 2 मिनट मैंने मौका मिलेगा बोलना है। मेरा भी दिल करता है मैं बीच में जो है अपना लूज करूँ, तो ये इन्होंने मेरी ऑडियो बंद की है। तो जरा ये एक तो प्रोड्यूसर से कह दीजिए। दूसरी चीज मैं शुक्रिया अदा करूँगा भट्टी साहब का, इन चीज़ों से ना इस प्रोग्राम में मुझे ट्यूशन भी मिल जाती है। मेरी तस्वीर कर देते हैं, मुझे सिखा देते हैं और बता देते हैं कि ये गलती है, एक अच्छी बात है, मुझे सीखने का मौका मिलता है। लेकिन थोड़ा सा अगर जान के मान पाऊँ तो करूँ कि बकौल इनके ये वहाँ कुछ नहीं होना, तो चीन का जो क्या कहते हैं आर्मी चीफ है वो कोई पागल नहीं है, वो वहाँ जाके ऐलान जंग करके आए या कह के आए कि तैयारी करो। या उससे पहले इंडिया का आर्मी चीफ वहाँ जाके कोई फुलझड़ी जलाने नहीं गया था, या हमारे आर्मी चीफ जब गए थे उस इलाके में चंद दिन पहले तो कोई मटर गश्त करने नहीं गए थे। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, और ये कोई इस तरह नहीं है कि कुछ लोग आपस में धक्के शक्के देके फारिग हो गए। ये एक बड़ा अहम मौका है, और आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि ये बात कहाँ जाती है। अब आ जाए छोटे छोटे लोगों की तरफ। चलो देख लेंगे राणा साहब, इधर ही आप भी हम भी। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है जी। भट्टी साहब कहते हैं कि तुसी भी इत्थे ही हो तो असीं भी इत्थे ही हैं। नहीं बिल्कुल, मेरी अंदर लड़ाई कोई देखने में हमारे यहाँ बहुत से काम तो पाइए क्या पर। लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं कि देखें 22 साल हो गए एटम बम बने हुए, और इसमें छोटे छोटे बच्चे भी, इसमें कोई शक नहीं क्या है। और हमसे हुआ है, अल्लाह करे कभी ऐसा वक्त ना आए कि एटम बम इस्तेमाल की जरूरत पड़े, क्योंकि अगर किसी भी एक मुल्क में एटम बम का इस्तेमाल हुआ तो पूरी दुनिया की तबाही का सबब बनेगा। अब ये नागासाकी और हिरोशिमा वाली बात नहीं है, लिहाजा अल्लाह करे कि वो कभी मौका इस तरह का ना आए। और ये बिल्कुल भट्टी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो मेरी कोई बात मुत्तफिक नहीं होती, लेकिन मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये एक पॉलिटिकल वेपन है, और इसमें लेकर बाकी लोगों तक ये सबको हम सलूक हमें करना चाहिए। हालांकि हमने इनके सबको अच्छा सलूक नहीं किया, जिन्होंने इस मुल्क को मुस्तकिल एक सिक्योरिटी दी, हमने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। भुट्टो को फांसी हो गई, डॉक्टर कदीर साहब जो है वो बेचारे जबानबंदी का और फिर किस उससे गुजर रहे हैं, नवाज शरीफ कहाँ है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में अभी जब ये सुना जा रहा था कि लश्कर तैयबा के हवाले से इंडिया तो प्रोग्राम बना रहा था, तो पूरी तरह को ऑन रिकॉर्ड हम उसको फोन करके कहा कि ऐसा ना कीजिएगा, पाकिस्तान में एक महदूद जमाने के ऊपर ठीक हो गया, मुझे नहीं पता, जब हमने एटम बम बना लिया तो हमको अपनी जानी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि पूरा मुल्क उसकी हिफाजत के लिए लग जाए। उसने हमारी हिफाजत कर ली जितनी थी, हमें आगे बढ़ना चाहिए बना के लिए। जो उस एटमी रिएक्टर में बहुत सारी व्यवस्था है उनको तवज्जो देनी चाहिए, और ये बम के साथ साथ जो अवाम है उसको असर पूरी दुनिया के असर हो रहा है, बनाने के हवाले से हो रहा है, और बहुत सारे रिसर्च के हवाले से हो रहा है। बहुत मामला जो है ये एटॉमिक अब जाना चाहिए। ये बात तो भारत को छोड़ के अमेरिका को नुकसान हो गई, ठीक हो गया। इसार राना साहब दोबारा आते हैं आपकी तरफ, को थोड़ा सा मेरा ख्याल मोबाइल के अंदर कोई मसला है। भट्टी साहब, अपने अरसलान भट्टी साहब, यार बहुत सारी बातें हो गई इस मौजू के ऊपर ना, लेकिन ये है कि हम भी अपनी जगह के ऊपर
इसे एक कॉन्फ्लिक्ट या फाइनल पॉलिटिकल वेपन के तौर पे मेंटेन कर रहे हैं, और शायद इंडिया भी कर रहा है। बहुत सारा इसके ऊपर इसका जो पॉजिटिव पहलू था वो नज़रअंदाज हो जाता है, हम इसको सिर्फ डिफेंस तक महदूद कर लेते हैं। हालांकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से हमने कैंसर का इलाज किया है, इसको मेडिसिन के अंदर, मेडिकल के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। सामने 2 पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जी जी, बल्कि अब तो ज़्यादा हो गई। चश्मा और वो जो कैनप है, इन दोनों के अलावा अब तो चश्मा 2 और चश्मा 3 भी आ रहा है जी। और कराची में भी जो है वो 3000 मेगावाट का जो लग रहा है, जिसके ऊपर चाइनीज काम जारी है। तो ये वाले पहलू जो है ये इसके नज़रअंदाज हो जाते हैं, और ये सिर्फ एक थ्रेटनिंग और थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी, और फिर वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली आंटियां और अल्लाह खैर सल्ला वो भी एटम बम ने। रईस साहब, उसमें यह है कि हम देखें कि एक इतना अच्छा इशू, इतना आज अच्छा दिन है, हमने इसको भी सियासत की नज़र कर देते हैं। हाँ। हम इसको यूज़ ज़रूर करें। आज एक हमारे दोस्त हैं फैज़ुल हसन चौहान साहब, सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, वो कह रहे थे जी कि नवाज शरीफ साहब इसको चलाना नहीं चाहते थे, इसके ऊपर डॉलर लेके और पीछे बैठना चाहते थे। ठीक है। अब मुझे इतनी समझ आई कि आज के दिन इस तरह का बयान देना क्यों ज़रूरत पड़ गई। हमारी ये जो टेक्नोलॉजी है ना रईस साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, पीपल्स पार्टी की, तहरीक इंसाफ की, या किसी भी और जमात की नहीं है। ये पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है, ये पाकिस्तान के लिए बनाई गई है। हम इसका अच्छा अगर इसको यूज़ कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें कम से कम अपने भट्टी साहब, शहबाज गिल हो या फैजुल हसन चौहान हो, आप जैसे बंदे को जेब नहीं देता कि उनको कोट करे। नहीं, लेकिन वो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। मैं वो शाम से उनको तो सोच रहा हूँ, उसको कहीं ना, उनको अकल ही नहीं है, उनको ठीक है। अब नहीं, देखें बात ये है कि अकल नहीं है, लेकिन वो मौजे ही मौजे तो कर रहे हैं ना जी। हाँ जी। वो उन्होंने बेवकूफ़ाना बात करते हैं, अजीब सी बात करते हैं। आज के दिन क्या ज़रूरत है ऐसी बातें करने की? थोड़ी और कड़े हैं। शहजाद अकबर साहब कल आए हैं, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया। वो चीनी नहीं, वो पैसे ढूंढना चाह रहे हैं, ना ढूंढने कोई बात नहीं, आवाम खुद ही ढूंढ लेगी, कौम है लगी हुई। लेकिन आज का जो दिन है रईस साहब, वो हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है, खुशी का दिन है कि हमारी तरफ हम वो पावर बन गए हैं जिससे हम बिजली बना सकते हैं, हम इससे इलाज कर सकते हैं। लेकिन हमने यही काम नहीं करने, बाकी काम हमने करने जी कि चूंकि ये ऑपोजिशन का काम था, हमने ये नहीं करना। चूंकि ये ऑपोजिशन ने बना के गए थे, हमने ये नहीं करना, ये तो फलां शख्स ने बनाया। और भाई जिसने भी बनाया, बना तो पाकिस्तान के लिए है ना। तो आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम कम से कम उसके लिए वो काम करें कि जो उसके लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, हमारी कौम के लिए बेहतर हो। अब इस पे सियासत तो ना करें ना, थोड़ी चीजें हैं, थोड़े इश्यूज हैं, भाड़ में जाए, सियासत उधर कर लें। खुदारा इस पे तो छोड़ दें, इस पे तो छोड़ दें। मुमताज भट्टी साहब, मैं आखिरी वक्त में यार अब इस बहस से बाहर ना निकल आए कि कौन चलाना चाह रहा था, कौन नहीं चलाना चाह रहा था। एक चीज बन गई है, ठीक है, और उसको एंजॉय करें, वो एक नेशनल प्राइड है। क्या ख्याल है? देखिए रिजवान राजी साहब, बड़ा मिस इंटरप्रेट किया जाता है चीज़ों को। पाकिस्तान की कौम ने बतौर कौम, बतौर माशरा बड़ी कुर्बानी दी है। लोगों ने पूरी खुराक नहीं खाई, लोगों को अस्पताल नहीं मिले, लोगों को तालीम नहीं मिली, लोगों को रोज़गार के मौके नहीं मिले, और ये पैसा हमने इसके ऊपर खर्च किया। किसी एक ने नहीं किया, ये पाकिस्तान का पैसा था। पाकिस्तान की कौम ने भूख काटी, प्यास काटी, और मुकम्मल ज़िंदगी की लकीरी जो कि इनका हक था वो उनको नहीं मिली, और उसने कुर्बानी दी। कुर्बानी देकर बिलाकर हम इस के, और हमने तो उस वक्त भुगता जब डॉक्टर कदीर खान साहब को एक साइड पे करने के लिए जिस अखबार में मैं होता था, उसमें हम उनके हक में लिख रहे थे। और उस वक्त नवाज शरीफ साहब के चेले मुशाहिद साहब और 2-4 और वो पूरी तरह से लगे हुए थे कि कदीर को साइड लाइन पे करना है और समर मान साहब को जो है वो प्रमोट करना है। तो उस वक्त भी हमने IB शाइबी को भुगता हुआ था। और बल्कि हमारे जो अखबार के एडिटर थे जबार मिर्जा साहब, उनके तो मतलब अखबार के ऐड बंद हो गए, अखबार बंदिश के ऊपर चला गया, सिर्फ इस वजह से कि डॉक्टर कदीर खान को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन देखें, अगेन इसको पोलिटिसाइज करने का पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने एक डिसीजन लिया, जिसके भी कहने पर लिया, बल्कि वो उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव थे, मुल्क के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने एक फ़ैसला किया, उनको भी क्रेडिट जाता है। उनसे पहले लोगों को जो कि इन सारे मराइल के अंदर शामिल थे, उनको भी क्रेडिट जाता है। और आप इसको अगर एक पॉजिटिवली को यूटिलाइज करके ये कोई नई चीज़ कर लेते हैं तो इनको भी क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट की जंग में इतना आगे तक नहीं जाना चाहिए। वो फराज साहब के वो जो होनहार फर्जंद हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर फूल झड़ियाँ छोड़ी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस मौके के ऊपर कोई इन चीज़ों की जरूरत बात करनी चाहिए। असल में जो आपने बात की ना रजी साहब, वो बड़ी अहमियत की हामिल है।
जी जिसने भी किया, अब उसके बाद क्या हुआ वहां से ही शुरू करें, सबका कंट्रीब्यूशन था। सबका लेकिन हम contribution क्या था जी। करें, हमारे चैनल इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं, एक PMLN का बिठाया होता है, एक पीपल्स पार्टी का। अभी एक बहुत बड़ा चैनल प्रोग्राम कर रहा था, एक बड़ा बड़ा एंकर, एक पीपल्स पार्टी का, एक PMLN का, एक तरीका, और तीनों जो थे एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। तो क्या ये मकसद है यौम तकबीर पे क्या गालियां दिलवाएं? ये नहीं करना चाहिए। और जो चीज़ हो गई, अचीव हो गई, किसका कितना कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, वो तारीख खुद ही तय कर लेगी। बहुत सारी चीज़ें तारीख पे छोड़ देनी चाहिए। हमने कश्मीर जो था वो तारीख पे छोड़ दिया और उसके नतीजे में अब उसका बैकलैश आ गया। अगर हम खुद उसको कोशिश करते तो शायद ना हो पाता। आज के प्रोग्राम से इतना ही। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, अरसलान भट्टी साहब, मुमताज़ भट्टी साहब और इसहार राना साहब, तमाम साहब का बहुत शुक्रिया। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।